इवान कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे वन शूट रिवीजन। आपका क्लास 9 का है, जान पहचान के लिए। ठीक है, ये रही जान पहचान आपकी किताब। इसमें हम लोग सब चीज़ें पढ़ेंगे, तशरीह, मरकज़ी ख़याल, खुलासा, सवाल जवाब, सारी चीज़ें ओवरऑल एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। रही बात ग्रामर की, तो बेटा ग्रामर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, यानी वन शूट रिवीजन ग्रामर का नहीं बनाऊंगी। पुराना वाला है जो है वो आप लोग देख सकते हैं, सेम वही है। बाकी मैं आपकी पूरी डिटेल वीडियोस के लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूंगी। वो आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, सारा जितना भी ग्रामर का वर्क है वो सब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आप लोग का जब पेपर हो जाता है उसके बाद आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं ना आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताती चलूँगी कि कब कहाँ कितना आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो पहली जो आपकी नज़्म है ये त्रिलोक चंद महरूम ने लिखी है। ठीक है, और ये आपके पेपर में आ रही है। क्या नाम है इसका? हिंदू मुसलमान। अब आपसे पूछा जाता है सवाल ये कि भाई ये नज़्म किसने लिखी है बताइए, या ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हिंदू मुसलमान के जो है कौन है, शायर कौन है बताइए। ठीक है, या ये पूछा जा सकता है कि त्रिलोक चंद महरूम की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है बताइए। ठीक, तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। आप लोग इन्हें याद रखिएगा कि कौन सी नज़्म किसकी है और क्या नाम है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कि किसी भी शायर के बारे में अगर आपको लिखने को आता है या अदीब के बारे में आपको लिखने को आता है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, जिसमें आप क्या करेंगे, उनका नाम लिख लीजिएगा, कब और कहाँ पैदा हुए हैं, कब और कहाँ वो मरे हैं, दोनों की डेट और जगह का नाम आपको लिखना है, डेट एंड प्लेस। ठीक है, कि कब आप कहाँ पैदा हुए, बर्थ का और डेथ का, दोनों का। ठीक, और उसके बाद जो भी उन्होंने किताबें लिखी, जो भी उनकी तसनीफ़ है वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक, और इस हिसाब से थोड़ा सा आप याद कर लेंगे। वैसे डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाता है तो बस आप थोड़ा सा ऐसे ही कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सैम्पल पेपर भी मैंने आपको दे दिए हैं, अगर आप लोग ने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी नज़्म है हिंदू मुसलमान, ये नज़्म का ख़ुलासा यहाँ आपको देखिए मैं दिखा रही हूँ कि इसमें क्या कहते हैं। इसमें उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि ये हमारा हिंदुस्तान है और इसमें हर तरह के लोग रहते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, है ना। और हमारे जो हिंदुस्तान है उसकी खूबसूरती ही यही है कि यहाँ पे सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ठीक, अब पहला इसमें देखिए सवाल लिखा है, इज़्ज़त के काबिल कौन है। अब मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताती चलूँगी कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं और कौन से बस आपको ऐसे ही पढ़ लेने हैं। तो देखिए, इज़्ज़त के काबिल कौन इंसान है, ये सवाल हर बार आता है। तो इज़्ज़त के काबिल वो इंसान है जो दूसरों के लिए भलाई करता है, दूसरों के लिए अच्छे काम करता है। ठीक है, और नज़्म में बुलबुलें और गुलिस्तान किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो बुलबुलें जो है वो यहाँ के रहने वालों के लिए इस्तेमाल हुआ है और गुलिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन, ना इत्तेफाक़ी को हज़ार-ए-जहाँ क्यों कहा गया है, क्योंकि इससे जो है माली और जानी दोनों तरह के नुकसानात होते हैं। ठीक, तो ये चारों क्वेश्चन इसके, ये वाला कामरानी का राज क्या है कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, है ना, अपनी तरक्की करें, अपने कौम की तरक्की करें, अपने मुल्क की तरक्की करें, तो ओवरऑल हमारे हिंदुस्तान की तरक्की हो जाएगी। ठीक, तो ये चारों क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, कभी ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है, तो इसलिए इस चैप्टर के चारों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से लिख लिख के लर्न कर लेंगे। ठीक, अब हम आगे आ जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये रहता है, मैम जो हम लोग का ग्रामर वर्क आता है वो कहाँ से आता है। तो देखिए ग्रामर वर्क आपका यहीं से आता है, जो आपके चैप्टर के पीछे के सवाल जवाब होते हैं ना। जैसे ये देखिए अब लिखा है वाहिद बनाना है, औरों से क्या हो जाएगा और, कौमे से क्या हो जाएगा कौम, बुलबुले, नेकिया तो क्या हो जाएगा बुलबुल और नेकी। ठीक है, इसी तरह से मुतज़ाद बनाइए। मुतज़ाद किसे कहते हैं, उल्टों को कहते हैं, उल्टे लफ्ज़ जब हम लिखते हैं। तो इत्तिफ़ाक़ का क्या हो जाएगा नफ़ाक़। ठीक है, आसमान का ज़मीन। ठीक है, इत्तिफ़ाक़ का ना इत्तिफ़ाक़ी भी हो सकता है। ठीक है, ना इत्तिफ़ाक़ भी हो सकता है। ठीक है, आसमान का ज़मीन, है ना, और आसान का मुश्किल, कामरानी का नाकामयाबी। ठीक है, और इज़्ज़त का ज़िल्लत। तो ये आपके क्या है, यही आपके टिक मार्क में आपसे पूछ लिए जाते हैं।
देखिए, मीर बाक़र अली के बारे में आपसे कभी नहीं पूछा जाता, तो इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। हाँ, अगर हम बात करें बहादुर शाह के हाथी की, तो इसका पहला सवाल जो है कि बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा क्यों तुड़वा दिया था? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये आपके सैम्पल पेपर में भी पूछा गया है कि बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा क्यों तुड़वाया था? तो इसलिए तुड़वाया था क्योंकि मौला बख्श अमारी के साथ उसमें से निकल नहीं पाता था, इसलिए उसे तुड़वाया गया था। ठीक है? बच्चे मौला बख्श के पास क्यों आते थे? ये क्वेश्चन भी 1-2 बार पूछा गया है, पढ़ लीजिएगा कि वो खाने वगैरह के लिए, गन्ने लेने के लिए, सवारी करने के लिए आते थे। रोटी कैसी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है कि हाथी की रोटी कैसी होती है? तो 2-3 इंच मोटी होती है। ठीक है? ये क्वेश्चन कि मौला बख्श ने खाना क्यों बंद कर दिया था, ये अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसने फ़ील बाँट ने कहा था कि अब बच्चे नहीं आएँगे वहाँ पे, है ना? और वो बच्चों के साथ ही मिल-जुल के खाता था, तो जब बच्चे नहीं आए तो उसने भी खाना बंद कर दिया। अगला सवाल है, बादशाह और मौला बख्श में कौन-कौन सी बातें मिलती-जुलती थी? तो ये क्वेश्चन भी आज तक आपसे नहीं पूछा गया है। पढ़ लीजिएगा कि क्या पता पूछ लिया जाए और आपको ना आता हो। तो दोनों में बातें मिलती-जुलती ये थी कि दोनों लोग क्या थे, फ़कीराना मजाज रखते थे कि ठीक है हम खाएँगे, लेकिन हम अपने खाने से पहले दूसरों को खिलाएँगे जो गरीब है। ठीक है? अब यहाँ पे आपका जैसे ये लिखा है ना फ़िलप, तो ये फ़िलप्स भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इन्हें भी पढ़ लीजिएगा, ठीक? अब इसी के बाद जैसे आप आगे आ जाइए, यहाँ मुहावरे लिखा है, आँख से ओझल होना। अब आपसे कहा जाता है कि मुहावरों का इस्तेमाल कीजिए, तो आप ये यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से, आँख से ओझल होने का मतलब क्या होता है? नज़र से दूर हो जाना, है ना? यानी कोई चीज़ तेज़ी से वहाँ से चली जाए तो आँख से ओझल हो गई, है ना? टस से मस ना होना, यानी कि अपनी बात पे अड़े रहना। ठीक, तो इनको आप लोग लिख सकते हैं। अब ऐसे ही देखिए, यहाँ आगे आ जाइए, यहाँ पे आपको लिखा है फिर से मुतज़ाद अल्फ़ाज़, यही चीज़ें ही आपसे पूछी जाएंगी पेपर में, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आती है, ठीक है? मुतज़ाद अल्फ़ाज़ हो या कुछ भी हो, वो सब आपके यहीं से ही आते हैं, ठीक? तो यहाँ आप देख सकते हैं, बुलंद का पस्त हो जाएगा, गाफिल का होशियार हो जाएगा, सुबह का रात हो जाएगा। वैसे सुबह का जो है शाम होता है ना? दिन का रात होता है। ठीक, इसके बाद बेकाबू का काबू हो जाएगा, ठीक है? सरबुलंद का सरनिगू हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाइए। अब अगला आपका चैप्टर जो है नादान दोस्त यानी प्रेमचंद का है। तो प्रेमचंद के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा कि कब और कहाँ पैदा हुए थे, है ना? असल नाम क्या था, ठीक? और क्या क्या इन्होंने लिखा है, थोड़ा देख लीजिएगा। इसके बाद आगे आ जाइए। अब यहाँ सवाल जवाब में अगर हम बताएं कि घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई थी, तो ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है आज तक, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि घोंसला देख के बच्चों के मन में ख्वाहिश पैदा हुई थी कि चिड़िया के अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, इनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, उनके पर कैसे होंगे, है ना? वो खाते क्या होंगे? तो बहुत सारे सवाल थे उनके मन में। अगला सवाल देखिए, लिखा है घोंसले तक पहुंचने के लिए केशव ने क्या तरकीब अपनाई। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा नहीं जाता है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं और बच्चे लिख नहीं पाते हैं, है ना? तो इसलिए टीचर्स इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये ना हो कि आप कहें मैम ने कहा था इसलिए हमने नहीं पढ़ा और ये पेपर में आ गए, है ना? क्योंकि भाई मैंने थोड़ी ना पेपर बनाया है जो मैं आपको एग्जैक्टली बिल्कुल सच सच बता दूँ। बस मैं आपको एक तजुर्बे के बिहाफ पर बताती हूँ कि ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते, ठीक है? यह लिखा है, श्यामा को अपने भाई केशव पर तरस क्यों नहीं आया था? तो इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसको लगता था कि केशव ने ही अंडों को ख़राब तरीके से रखा होगा, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गए हैं, इसलिए केशव को ही सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है? इसलिए उसे तरस नहीं आया। परिंदों को अंडों को क्यों नहीं छूना चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन के घोंसले से ज़मीन पर अंडे किसने और क्यों गिरा दिए थे, ठीक है? तो देखिए, उनको इसलिए नहीं छूना चाहिए क्योंकि छूने से वो अंडे क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं और चिड़ियों को पता चल जाता है कि इसे किसी ने छेड़ा है ना? यानी छुआ है। तो इसलिए फिर वो उन अंडों को नहीं सेकती और उनमें से बच्चे नहीं निकलते हैं, तो इसलिए उनको नहीं छूना चाहिए। दूसरी चीज़, ज़मीन पर अंडे किसने गिराए थे? तो चिड़िया ने गिराए थे। क्यों गिराए थे? क्योंकि उसे पता चल गया था कि भाई ये अंडे किसी ने छुए हैं और ये अंडे क्या हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, ठीक है? जुमलों में इस्तेमाल करना आपका नहीं आता है, ये वाली चीज़ आपसे पूछ ली जाती है। जैसे अभी यहाँ देखिए, आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है? और उसके बाद ये खाली जगह आपको दे दी जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक? तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। वाहिद, जमा, मुतज़ाद, मुज़क्कर, मुअन्नस, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बताई जा चुकी है कि यहीं से पूछी जाती हैं, तो आप लोग पढ़ लिएगा। जैसे यहाँ लिखा है, सवालात का सवाल, परिंदे का परिंदा, चीज़े का चीज़, मौके का मौक़े, है ना? तकलीफ़ का तकालीफ़, ख्वाहिश का ख्वाहिशात,
ठीक इसी तरह से देखिए अब्बा का क्या हो जाएगा अम्मा, भाई का बहन, चिड़िया का चिड़ा, ठीक है? तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ये मुहावरे हैं इनको भी पढ़ लीजिएगा। मुतज़ाद में देखिए आ गया धूप, धूप का क्या हो जाएगा छाँव, सज़ा का क्या हो जाएगा इनाम, सवाल का क्या हो जाएगा जवाब, है ना? यहाँ जवाब लिखा है तो सवाल हो गया। तकलीफ़ का क्या होगा आराम, है ना? पाप का क्या होगा सवाब, ठीक है? यहाँ गुनाह होना चाहिए, पाप लिखा है। चलिए ख़ैर हाँ, वो हिंदी भाषा है ना इसलिए, चलिए ख़ैर आगे आ जाइए। अब जो आपका ख्वाजा हसन निज़ामी का चैप्टर है ओस वो नहीं आ रहा है, ठीक? तो इसके बाद अब हम लोग का आ जाता है एक देहाती लड़की का गीत जो अख्तर शिरानी ने लिखा है। तो अब आपको ये दे दिया जाता है कि बताओ जो ये एक देहाती लड़की का गीत है ये किसने लिखा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, एक देहाती लड़की का गीत जो है ये अख्तर शिरानी भाई साहब ने लिखा है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। तो मरकज़ी ख़याल जो है इस नज़्म का बस ये है कि लड़की जो है वो गा रही है गमगीन लय में बेचारी, ठीक है? और वो सब ये देखती है कि कितना अच्छा माहौल होना चाहिए, ठीक? आगे आ जाइए। अब यहाँ देखिए लड़की के गाते वक़्त किस तरह का माहौल था, तो बारिश हो रही थी, है ना? और घटा छाई हुई थी, है ना? और सावन का मौसम था, हवाएँ चल रही थीं, तो बहुत अच्छा माहौल था जब वो गा रही थी। अगला सवाल ये इम्पॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछ लिया जाता है, लड़की गमगीन लय में क्यों गा रही थी? तो लड़की गमगीन लय में इसलिए गा रही थी क्योंकि शायद वो अपने ससुराल में थी और उसे अपने माँ बाप की याद आ रही थी, ठीक है? इसीलिए वो लड़की गमगीन लय में गा रही थी। लड़की किन चीज़ों से बेपरवाह होकर गा रही थी, ये क्वेश्चन भी एक दो बार पूछा गया है, तो आप पढ़ लीजिएगा कि वहाँ पे मंदिर के और शिवालय के जो घंटे बज रहे थे उसको उसका कोई असर नहीं था, चिड़िया बकरियाँ इधर-उधर भाग भी रही थी, उन सब चीज़ का उस पे कोई असर नहीं था, वो बस गाए जा रही थी, ठीक है? इसके बाद चिड़ियाघर की सैर वाला चैप्टर आपका आ रहा है, तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका लिखा है पहला सवाल, पांडे को घने बालों से क्या फ़ायदा होता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो घने बाल जो है उसको क्या करते हैं, ठंड से बचा के रखते हैं। कंगारू के पेट पर बनी थैली का क्या काम है? उसमें वो अपना बच्चा रखता है ना? और बच्चा रखने के बाद बहुत तेज़ी से भागता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है ना वन वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं ये रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए इनको याद रखिएगा। अब जैसे ये लिखा है कंगारू की ग़िज़ा क्या है? तो फल, सब्जियाँ, पत्तियाँ, नरम घास, गेहूँ, ठीक? पेट भरने के बाद शेर क्या करता है? तो वो आराम करता है किसी पेड़ के नीचे, है ना? चिंपैंज़ी को गर्मी क्यों सताती है? क्योंकि उसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा बाल है ना? और वो सर्दी ठंडे इलाके का जानवर है। अगले सवाल पे आ जाइए, हामिद और उसकी बहन ने चिड़ियाघर में कौन-कौन से जानवर देखे? तो आपको पता है उसने मुल्की और गैर मुल्की दोनों तरह के जानवर देखे थे, और ये बहुत सारे जानवरों के नाम हैं, जो आपको याद रहे वो लिख दीजिएगा, उसके बाद वगैरह लिख दीजिएगा, ठीक है? जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उनको जो है मतलब नियमित रूप से कहते हैं ना रेगुलर बेसिस पे उनको दवा दी जाती है, उनके पिंजरे को साफ़ किया जाता है ना? तो इस तरह से उन्हें सही अच्छा खाना दिया जाता है ताकि वो बीमार ना पड़ें। फिर से देखिए यहाँ पे आपके मुतज़ाद लफ्ज़ आ गए, यानी उल्टे लफ्ज़ आ गए, सर्दी का गर्मी, पसंद का नापसंद, सफ़ेद का सियाह, है ना? तो ये सब आप कर लीजिएगा। यहाँ मुज़क्कर मुअन्नस आ गए, फिर से देखिए इसमें आपको क्या करना था, छाँटना था, है ना? ये आपके टिक मार्क में क्वेश्चन बन जाते हैं। टिक मार्क में आपको दे देंगे, ऐसे दे देंगे, मान लीजिए अब्बा, फल और जानवर और सब्ज़ी, और कहेंगे बताओ इसमें मुअन्नस क्या है? तो आपको क्या करना है, सेंटेंस बना लेना है। सेंटेंस जैसे ही आप बनाएँगे ना आपको पता चल जाएगा कि वो लड़का है या लड़की, ठीक है? सब्जियाँ ख़राब हो गई, है ना? यानी सड़ गई, तो ये क्या हो गई, लड़की हो गई, तो यही मुअन्नस है। जानवर आ गया, है ना? फल खा लिया गया, फल सड़ गया, ठीक है? तो ये सब क्या है, ये सब आपके मैन वर्ज़न हो गए, ये फीमेल का हो गया, ठीक है? आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी-सी तबीयत ख़राब है बेटा इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है ना? चलिए, अब आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है बहादुर बनो, ठीक? किसने लिखा है? सूरज नारायण महर ने। इनके बारे में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन नज़्म का ख़याल यही बताते हैं कि भई आपको झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना है, और यही है बहादुर बनने से मुराद, है ना? बहादुर बनने से मुराद ये नहीं है कि आप जाए किसी के 2 थप्पड़ लगा के चलते बने कि हम तो बहुत बहादुर हैं, मैम ने कहा था मार के आना, है ना? नहीं, बहादुर बनने का मतलब है कि हमेशा सच बोलिए, है ना? हर मुश्किल का जो भी परेशानियाँ हैं उनका सामना डट कर कीजिए। कभी किसी भी परेशानी से, किसी भी इम्तिहान से भागिए नहीं, ठीक है? उसी चीज़ को यहाँ इन्होंने बताया है, ठीक है? आगे आ जाइए, अगला सवाल आपका यहाँ लिखा हुआ है, नज़्म के पहले बंद में बहादुर बनो से क्या मुराद है? तो बहादुर बनने से मुराद यही है कि भई हमें सारे काम करने चाहिए, किसी भी काम से घबराना नहीं चाहिए।
ठीक है, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। किसी से गुफ्तगू करने के क्या आदाब हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आया गया है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से हम किसी से गुफ्तगू करते हैं, है ना। वो उसकी उम्र का, उसके मर्तबे का, उसकी शख्सियत का हमें क्या करना होता है, लिहाज करना होता है और उसी हिसाब से बात करनी होती है। अगर हमसे बड़े हैं तो उनके साथ हम अदाब से बात करेंगे, अगर छोटे हैं तो हम क्या करेंगे, उनसे प्यार से बात करेंगे, है ना। और बात करते टाइम इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे कि हमारे मुंह से कोई भी ऐसे अल्फाज ना निकले जो उसके दिल को दुखाए, है ना। कोई गलत बात या गाली, ये सब चीज़ें हम नहीं करेंगे। नज़्म में इल्म की अहमियत किस तरह ज़ाहिर की गई है, तो कहते हैं इल्म एक ऐसी चीज़ है जो ना तो आपसे कोई छीन सकता है, ना आपसे कोई चुरा सकता है ना। वो आपका है और आपके पास ही रहेगा। ठीक। अच्छा सुनिए एक बात और, मैं ना सारे चैप्टर्स के जो डिटेल है, लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, ठीक। और अगर आप में से किसी बच्चे को भी ऐसा लगता है कि मैम बहुत तेज़ पढ़ा रही है या बहुत स्लो पढ़ा रही है, तो आप लोग स्पीड को अपने आप मैनेज कर लिया कीजिए, ठीक है ना, सेटिंग से जाके। क्योंकि मैं एक कांस्टेंट स्पीड में ही रहती हूँ कि भाई जल्दी से, जब मुझे लगता है कि भाई शॉर्ट वीडियो बनानी है तो मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ, है ना। जब मुझे लगता है नहीं वीडियो लॉन्ग ही बनेगी और डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा, तो मैं स्लो स्लो आराम से पढ़ाती हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चले, है ना। या हम रिवीजन कर रहे हैं, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें आपने पहले ही पढ़ ली होंगी, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा तेज़ तेज़ चल रहे हैं, ठीक। डाकुओं ने दुकानदार पर हमला क्यों करा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। तो क्यों किया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसके पास पैसा होगा, इससे हम पैसा छीन लेंगे, ठीक है। अगला सवाल लिखा है, दुकानदार को घोड़े के दाम कैसे वसूल हुए। तो ये क्वेश्चन भी एक दो बार आया है, बहुत बार नहीं, लेकिन हाँ आया है एक दो बार। तो आप पढ़ के जाइएगा कि भाई उसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उस तरह से उसके पैसे वसूल हो गए थे। साइंस के बर्ताव की वजह से सॉरी, साइंस के बर्ताव की वजह से घोड़े को क्या क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ी थी, तो वो बेचारा नाबीना हो गया था, अंधा हो गया था, वो किसी काम का नहीं बचा था, इसलिए साइंस ने उसे क्या करा था, बाहर निकाल दिया था, है ना, अस्तबल से बाहर भगा दिया था। अब उसे बेचारे को बारिश में रहना पड़ा था, तूफान में रहना पड़ा था, भूखा रहना पड़ा था, है ना। इसमें ये दो क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं कि ऊंचे मकान में घंटा क्यों लटकाया था, ताकि लोग इंसाफ मांग सके, और घोड़े ने घंटा किस तरह बजाया, रस्सी को चबा के, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख क्यों हो गया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी देखिए फिर से खाली जगह आ गई है, तो पूछी जा सकती है, मेहरबानी करके पढ़ के जाइएगा। अच्छा देखिए, कल लड़कियों का पेपर हो जाएगा, तो मैं शाम तक इंशाल्लाह लड़कियों का पेपर आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। तो फिर जो भी बॉयज़ हैं वो उसे देख सकते हैं, तो उससे एक अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, ठीक है। और लड़कियां भी चेक कर सकती हैं कि भाई कितने नंबर हम करके आए हैं, क्या क्या हमारा आ रहा है। अब यहाँ वाहिद जमा है, इसे देख लीजिए ज़रा एक बार। तो देखिए ताजिर, ताजिर का क्या हो जाएगा, तिजार, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है मकान, मकान का मकानात है, काम का हुक्म, ठीक है। कुछ वाहिद है, कुछ जमा है, तो इन्हें बदलना है। एहसानात, ये क्या है, जमा, तो क्या हो जाएगा एहसान। शिकायत, तो क्या हो जाएगा शिकायात। हकूक, हकूक का क्या हो जाएगा हक, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके मुहावरे भी दिए हुए हैं और मुतज़ाद अल्फाज वगैरह भी दिए गए हैं, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है पेपर आपका, अगर आप लोग करना चाहें तो, ठीक है। इसके बाद बांसुरी वाला या जंगल की ज़िंदगी, ये सब आपका नहीं आ रहा है। अब हम सीधा चलते हैं एक पौधा और घास पर, ठीक है। इस्माइल मेरठी की ये नज़्म है, ठीक। तो ये आपसे पूछी जा सकती है, नज़्म का खुलासा यहाँ है आपके सामने, ठीक है। इसमें एक पौधा और घास आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि घास कहते हैं कि भाई मुझे तो लोग उखाड़ के फेंक देते हैं, है ना। पौधा कहता है मेरी तो बड़ी देखभाल होती है ना। तो यही आपस में दोनों बातें कर रहे हैं, तो पौधा उसे समझाता है कि ये ना मतलब की दुनिया है, यहाँ पे लोग उसी वक्त तक काम करते हैं जब तक उनका मतलब होता है। घास से कहता है कि देखो, तुम घास हो, तुम उनसे पानी दाना सब ले रहे हो, लेकिन उन्हें बदले में कुछ नहीं दे रहे। मैं क्या हूँ, मैं पौधा हूँ, मैं क्या है, मैं आज उनसे पानी दाना ले रहा हूँ, तो कल मैं बड़ा होकर उन्हें फल सब्जी जो भी है दूंगा, तो इसलिए वो मुझे अजीज़ रखते हैं और तुम्हें उखाड़ कर फेंक देते हैं, है ना। तो यही बात है कि दुनिया क्या है, मतलब कि अब आप ही लोग देख लीजिए। अभी आपको 9th क्लास पढ़नी है, अभी आप लोग को ज़रूरत है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। इसके बाद क्या होता है, कुछ बच्चे, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, जो ऐसा करते हैं मैं उनको ही कह रही हूँ,
ठीक है, जो ऐसा नहीं करते उनके लिए तो भाई थैंक यू कि वो लोग अनसब्सक्राइब नहीं करते, वरना ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं कि भाई जब उनको लगता है कि हाँ अब मेरा इस चैनल से काम हो गया है तो वो फ़ौरन से अनसब्सक्राइब करके भाग जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आपका एक सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं लेता है ना, और हमें उससे हिम्मत मिलती है। ठीक है, चलिए आ जाइए, और आपको भी उससे नोटिफिकेशन मिल सकती है कि भाई मैम ने आज ये पढ़ाया। अब मैं इंशाल्लाह आपको हिंदी, इंग्लिश और जो भी आपके साइंस वगैरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अब मैं यहाँ आपको डिस्कस करती हूँ, और आप लोग भी अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि जो क्वेश्चंस मैं कहती हूँ कि ये आएंगे वो ऑलमोस्ट आ ही जाते हैं, जो मैं कहती हूँ नहीं आएंगे वो नहीं आते। तो इसी तरह से मैं इंग्लिश, हिंदी और जो भी सब्जेक्ट बाकी हैं उनके भी आपके साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करा करूँगी नेक्स्ट ईयर से, यानी अब जो आपका न्यू सेशन शुरू होगा उसमें से। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आगे आ जाइए, पहला सवाल लिखा है, नज़्म में घास ने पौधे से क्या कहा? तो यही बात कही कि तुझे तो सब संभाल के रखते हैं, मुझे उखाड़ के फेंक देते हैं। ठीक है, पौधे पर इनायत की नज़र क्यों है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो इसलिए है क्योंकि पौधा बड़े होने के बाद इंसान को कुछ ना कुछ देता है, दरख्त बन जाता है ना, लेकिन घास नहीं देती। अब अगला सवाल देखिए, लिखा है, पौधे ने घास की शिकायत को भेजा, क्यों कहा? क्यों इसलिए कहा क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया में हर कोई मतलब का यार है। ठीक है, जिससे मतलब उससे हाय हेलो, जिससे मतलब नहीं उससे टाटा बाय बाय। दुनिया में इज्जत का सेहरा किसके सर बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। तो उसके सर बनता है जो दूसरों का फायदा करता है। ठीक है, आगे आ जाइए। सॉरी। अब यहाँ देखिए, आपका अगला शुरू होता है क्या नाम है, सिंदबाज जहाज़ी का एक सफ़र। ठीक, रेड क्रॉस सोसाइटी आपकी नहीं आ रही है, तो सिंदबाज जहाज़ी में भी देखिए यहाँ लिखा है, लकड़हारे ने खुदा से क्या शिकायत की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसने ये कहा था कि या अल्लाह मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता, और ये अमीर हैं, कुछ नहीं करते तब भी हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं। ठीक है, लकड़हारे ने सिंदबाद के महल में क्या देखा था? तो उसने बहुत बड़ा सा दस्तरखान देखा था। ये सवाल कि सिंदबाज जहाज़ी अकेला क्यों रह गया, ये पेपर में आता है, बड़ा सवाल है, तो थोड़ा पढ़ के जाइएगा। तो ये इसलिए अकेला रह गया था क्योंकि सारे लोग चले गए थे और वो वहाँ पे बेचारा सो गया था ठंडी हवा की वजह से। ठीक है, तो जब आँख खुली तो वो अकेला था। लोग घाटी से जवाहरात कैसे हासिल करते थे? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से लोग घाटी से जवाहरात को हासिल करते थे। तो वो लोग हासिल ऐसे करते थे कि, तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई वो गोश्त वगैरह डाल देते थे और उससे बन के आ जाया करता था। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं आगे, रुखसत होते वक्त सिंदबाद ने लकड़हारे से क्या कहा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। कि उसने कहा था कि अपने सफ़र का पूरा हाल बताया था और कुछ उसे पैसे वगैरह दिए थे, और ये कहा था कि मेहनत के बगैर इंसान को राहत कभी नहीं मिलती, जब इंसान मेहनत करता है तभी वो कामयाब होता है। अब देखिए, मुज़क्कर मुअन्नस यहाँ दिए गए हैं, लकड़हारा है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसमें छाँटना थे, मुज़क्कर अलग थे, मुअन्नस अलग करने हैं आपको दोनों को। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका अगला जो है कहावतों की कहानी ये आ रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल देखिए, लिखा है, मकुला वही मुर्गे की एक टांग का क्या मतलब है? यानी जब कोई शख्स अपनी बात पर ही अड़ जाए है, चाहे वो बात गलत ही क्यों ना हो, तो उसको ही कहा जाता है कि मुर्गे की एक टांग। ठीक, मुर्गे की दूसरी टांग निकलने पर खानसामा ने साहब से क्या कहा था? तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये है कि आप कर लीजिएगा कि भाई हुश हुश करना था। हुश हुश करने से मुर्गे की टांग निकल गई थी, तो उसकी भी करते, उसकी भी निकल जाती। ठीक है, ऊँट किस कल बैठेगा, या हुजूर आपकी जूतियों का सदका है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते, लेकिन पढ़ लीजिएगा एक बार। हाँ, आखिरी सवाल ये वाला है, ऊँट के गले में बिल्ली, इस मकौले का इस्तेमाल कब किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो जब कोई मुश्किल आ जाती है ना, तो उससे छुटकारा पाने के लिए ये मकौले का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, बाकी सारा आपका ग्रामर वर्क है, आप लोग कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। ठीक, यहीं से ही आपका ग्रामर वर्क पूछा जाता है। अब यहाँ पे अगला चैप्टर है, तिनका थोड़ी सी हवा से उड़ जाता है। ठीक है, छुट्टी का दिन आपका नहीं आ रहा है, तो तिनका थोड़ी सी हवा से उड़ जाता है। तो यहाँ देखिए लिखा है, सागौन के दरख्त पर बैठा उकाब ने क्या सोचा? क्या सोचा था उसने? कि वो अल्लाह की शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह पाक ने मुझे इतना काबिल बनाया, इतना होनहार बनाया कि मैं दुनिया में सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ और सारी चीज़ों को देख सकता हूँ। ठीक है, उकाब ने आसमान की तरफ देखकर खुदा से क्या कहा था? उसका शुक्र अदा किया था। मकड़ी पहाड़ की बुलंदी तक किस तरह पहुंची थी? तो वो उकाब के पैर में छुप के पहुंच गई थी। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया था? मकड़ी का अंजाम क्या हुआ था? क्योंकि वो बड़े बोल बोलने लगी थी, वो घमंड करने लगी थी, तो हवा के एक झोंके ने क्या कर दिया था? उसे ऊंचाई से लाकर ज़मीन में पटक दिया था।
अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? तो इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि कभी भी हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, है ना? जो सलाहियत हमारे अंदर है, जो चीज़ अल्लाह पाक ने हमें दी है, हमें उसी हिसाब से चलना चाहिए, है ना? वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अब देखिए, ये आपके मुतज़ाद है, यानी उल्टे। तो खूबसूरत का बदसूरत, पुराना का नया, नज़दीक का दूर, ताकत का कमज़ोर, है ना? इसके बाद देखिए, बुलंदी का पस्ती, है ना? आगे आ जाइए, यहाँ पे मुहावरे भी आपको दिए गए हैं, तो ये सब आप कर लीजिएगा। आगे आ जाते हैं, अब आपके कबीर साहब के दोहे हैं, ठीक है? तो इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए लिखा है, पहले दोहे में कबीर ने क्या बात कही है? तो पहले दोहे में कबीर ने ये कहा है कि भाई, इंसान वो होना चाहिए जिससे किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचे। खजूर के पेड़ की तरह नहीं होना चाहिए कि ना तो वो किसी को साया दे सकता है और ना ही उसके फल कोई खा सकता है, ठीक है? लिखते हैं, लालच करने से मक्खी को क्या सज़ा मिली थी? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। तो लालच करने से सज़ा ये मिली थी कि बेचारी गुड़ में जाके फंस गई थी और वहीं पे ही तड़प तड़प कर मर गई थी। माटी ने कुम्हार से क्या कहा था? तो माटी ने कुम्हार से कहा था कि आज तू मुझे कुचल, कल मैं तुझे कुचलूंगा, है ना? यानी मरने के बाद तुझे मेरे अंदर ही तो आना है, तो मैं तुझे कुचलूंगा, ठीक है? आखिरी दोहे में कबीर ने क्या मशवरा दिया है? तो आखिरी दोहे में कबीर ने मशवरा ये दिया है कि सबको तैयार रहना चाहिए आखिरत के लिए, है ना? दुनिया तो सिर्फ कुछ दिनों की है। अब देखिए, आपका नेक्स्ट चैप्टर है मसनवी सैयारा है, ठीक? मसनवी सैयारे में आपसे पूछा गया है, 19 अप्रैल 1975 को जारी किए गए टिकट की क्या खसूसियत थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये वाला कि हिंदुस्तान के पहले मसनवी सैयारे का क्या नाम था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे? तो ये एक मशहूर रियाजी थे, यानी कि आपके मैथमेटिशियन थे। अगला सवाल देखिए, लिखा है, हिंदुस्तान से पहले किन मुल्कों ने खिला में मसनवी सैयारे भेज दिए थे? तो ये जितने मुल्कों के नाम हैं इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए लिखा है, मसनवी सैयारे के क्या फ़ायदे हैं? ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सारी दुनिया एक गांव में कैसे तब्दील हो गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो जो आपका इंटरनेट है ना, उसकी वजह से क्या हो गया है, कोई भी चीज़ अगर 1 मिनट में भी ना कहीं होती है तो वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि जो दुनिया है वो छोटा सा गांव बन गई। जैसे गांव में अगर एक घर में कुछ होता था तो सारे घरों में पता चल जाता था कि भाई इनके घर में ये हुआ है। इसी तरह से अब दुनिया में भी कहीं कुछ होता है ना, तो वो भी पूरे में पता चल जाता है। तो अब देखिए, आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है बहार के दिन। अब इसमें लिखा है, बहार के ज़माने में बाग का मंजर कैसा होता है? तो खुशगवार होता है, चिड़िया चहचहा रही होती हैं, है ना? यहाँ आंसर बहुत बड़ा है, इसे आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपसे पूछ लिए जाते हैं, जो आपके बिल्कुल मतलब थिंकिंग बेस्ड है, कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको पता है कि भाई बाहर का मौसम कैसा होता है, कि हर तरफ पेड़ पौधे, हरियाली छाई होती है, चिड़ियाँ बोल रही होती हैं, है ना? फूलों में से खुशबू आ रही होती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लिखते हैं, आदमी पर बाहर का क्या असर होता है? तो आदमी जो है ना वो बहुत खुश हो जाता है, आदमी मतलब इंसान, ठीक है? तो बाहर का मौसम बहुत सुकून देने वाला होता है। बाहर की सुबह शाम और रात कैसी होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कई बार पेपर में आया है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है सुबह शाम ये सब क्या है, दिल फरेब होती है ना, हसीन होती है। तो ये आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर जो है अहमद जमाल पाशा का है, मुल्ला नसरुद्दीन, ठीक है? इसमें गांव पंचायत जो है वो आपकी नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पे मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में अगर आप बात करें तो लिखते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में क्या क्या रवायतें मशहूर हैं? तो ये वो है कि वो ना बहुत सारे उन्होंने जगहों के सफ़र किए थे, ठीक है? तुर्की, ईरान, अरब, हिंदुस्तान, रूस, चीन, जापान, सब जगह के उन्होंने क्या करे थे, सफ़र करे थे, ठीक है? इसके बाद देखिए लिखा है, मुल्ला नसरुद्दीन का नाम आज भी क्यों ज़िंदा है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब थे, है ना, जिंदा दिल आदमी थे, इसलिए उनका जो नाम है आज भी ज़िंदा है। मुल्ला नसरुद्दीन को हरफन मौला क्यों कहा जाता था? क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं था जो उन्हें नहीं आता था, उन्हें हर काम आता था, इसलिए उन्हें हरफन मौला कहा जाता था। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, मुल्ला नसरुद्दीन की बातें दिल पर क्यों असर करती थी? क्योंकि वो बात को ना हंसी हंसी में ही कहते थे,
लेकिन इस तरह से समझा देते थे कि सामने वाले के दिल पर वो असर कर जाती थी, है ना? अगर किसी को डाँटो तो उसे बुरा लग सकता है, लेकिन अगर वही चीज़ उसे हँसी-हँसी में समझा दी जाए, अपने ऊपर तंज़ करके समझा दी जाए, तो क्या होता है, सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है। अगला सवाल है, मुल्ला नसरुद्दीन ने हँसी मज़ाक को अपना सेवा क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था क्योंकि लोग हँसी मज़ाक में चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अगर उन्हें नसीहत की जाए तो वो बहुत सड़ा-सा मुँह बना लेंगे, ठीक है? ये जुमले वगैरह आपसे नहीं पूछे जाते हैं, आपसे ये सब पूछा जाता है कि भई वाहिद जमा बताइए, है ना? तो इन्हें आप लोग कर लीजिएगा। अब लास्ट चैप्टर डिप्टी नज़ीर अहमद का है वक़्त, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में वक़्त की तलाफ़ी क्यों मुमकिन नहीं है? तो इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि जो वक़्त एक बार गुज़र गया वो दोबारा पलट कर नहीं आता है। वक़्त ज़ाया करने से इंसान किस तरह के हालात से दो-चार होता है, तो वो हमेशा नुकसान ही उठाता है ना? हमेशा नाकाम रह जाता है। तो कभी भी आपको अपना वक़्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये वाला इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन और आपको दिया गया है, वक़्त के सही इस्तेमाल से इंसान में क्या खूबियाँ पैदा होती हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक, तो इस तरह से ये आपका वन शॉट रिवीजन था जिसमें मैंने आपको सारे चैप्टर्स को करा दिया है। बाकी ग्रामर वगैरह का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।